सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही जरूरी आइडियाज पर भारतीय लोकतंत्र के लिए। जी, प्राकृतिक न्याय और कानून का शासन। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये सिर्फ मतलब भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये काम कैसे करते हैं असल में। सही, और क्यों जरूरी है ना, हर नागरिक के लिए। हाँ, और कैसे ये एक निष्पक्ष समाज बनाते हैं भारत में, ये देखना है। तो चले शुरू करें पहले प्राकृतिक न्याय से। हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक न्याय सुनने में थोड़ा लगता है कि क्या है ये। हाँ, थोड़ा एकेडमिक सा। पर इसका फंडा बड़ा सीधा है। बस ये कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, मतलब सबको अपनी बात कहने का मौका मिले, फेयर प्ले जिसे कहते हैं। फेयर प्ले, ओके। इसके दो खास हिस्से हैं, मैंने पढ़ा था। जी, दो मेन पिलर कह सकते हैं। पहला है वो लैटिन वाला नाम, ऑडी अल्ट्रम पार्टियम। हाँ, ये तो सुना है। इसका मतलब आसान भाषा में दूसरे पक्ष को भी सुनो। अच्छा। मतलब किसी पर भी कोई एक्शन लेने से पहले या कोई फैसला सुनाने से पहले उसको अपनी सफाई देने का, अपनी कहानी बताने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सोचिए ना, बिना सुने सजा। ये तो गलत ही है। बिल्कुल। और हमारा संविधान, खासकर अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत आजादी की बात करता है, हाँ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। जी, वो इसी को सपोर्ट करता है। और वो जो मेनका गांधी वाला केस था ना 1978 का, हाँ हाँ, काफी फेमस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रक्रिया सिर्फ कानूनी ना हो, बल्कि निष्पक्ष भी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। तो मतलब सिर्फ दिखावे की प्रक्रिया नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही से नोटिस देना, आरोप क्या है वो बताना, सबूत पेश करने देना, गवाहों से सवाल पूछने का मौका, ये सब। और एक रेपा केस में भी कोर्ट ने यही कहा था कि सरकारी फैसलों में भी ये जरूरी है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में भी। अच्छा, ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा क्या था? वो भी कुछ लैटिन जैसा था। हाँ, वो है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। ओके। इसका मतलब है कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। ये तो कॉमन सेंस लगता है। मतलब आप खुद के केस में खुद ही फैसला कैसे सुना सकते हैं? सही कहा। जैसे क्रिकेट मैच में आप खुद अंपायर बन जाएं अपनी बैटिंग के वक्त। हाँ, फिर तो आउट ही नहीं होंगे। बिल्कुल। तो जो भी फैसला ले रहा है वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट, कोई स्वार्थ न जुड़ा हो। और संविधान में इसके लिए क्या है? अनुच्छेद 50 है, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। अच्छा। केसरनाथ बनाम पश्चिम बंगाल सरकार केस में भी कोर्ट ने कहा था कि अगर जज साहब का कोई निजी हित है मामले में, तो वो फैसला मतलब मान्य नहीं होगा, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना जाएगा। और ये सिर्फ जजों के लिए नहीं है? नहीं, सरकारी अफसरों पर भी लागू होता है, उन्हें भी पक्षपात से बचना होता है। तो ये सिद्धांत सिर्फ कोर्ट रूम तक ही सीमित नहीं है, ये सरकारी कामकाज में भी पारदर्शिता लाते हैं, मनमानी रोकते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी का लाइसेंस कैंसिल करना है, तो उसे भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। और अगर ना मिले तो फिर अनुच्छेद 32 या 226 के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुई प्राकृतिक न्याय की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये क्या है? रूल ऑफ लॉ, इसका सीधा सा मतलब है कानून ही राजा है, कानून सबसे ऊपर। सबसे ऊपर मतलब सरकार से भी? हाँ, सरकार, अफसर, आम नागरिक, सब कानून के दायरे में है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और हमारा पूरा संविधान इसी पर टिका है। देखिए, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर। और अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 और 226 है ना, सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार। और इसमें हमारी न्यायपालिका की भूमिका तो बहुत ही अहम रही है। बहुत ज्यादा। जनहित याचिकाएं यानी PILs इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जिनके जरिए कोई भी नागरिक कोर्ट जा सकता है बड़े मुद्दों पर। हाँ जी, जैसे वो विशाखा वाला केस था राजस्थान सरकार के खिलाफ। हाँ, वर्कप्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई। और सबसे बड़ा, सबसे लैंडमार्क केस तो केशवानंद भारती वाला है 1973 का, जिसने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, और उसमें कानून का शासन भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान बदल सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये तो एक तरह से मतलब चेक लगा दिया, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। सही कहा। और भी उदाहरण है। DK बसु केस में पुलिस हिरासत में दुर्व्यवहार रोकने के लिए निर्देश दिए गए।
हाँ, अरेस्ट के समय क्या अधिकार है वगैरह। जी, या लक्ष्मीकांत पांडे केस में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। ये सब क्या दिखाते हैं? यही कि कानून का शासन सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये असल जिंदगी में लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये दोनों सिद्धांत प्राकृतिक न्याय और कानून का शासन जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कह सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक न्याय के बिना, मतलब निष्पक्ष सुनवाई ना हो, पक्षपात हो, तो कानून का शासन कैसा? खोखला ही होगा। हाँ, कानून तो होगा पर न्याय नहीं होगा। सही बात। और दूसरी तरफ कानून का शासन, खासकर अनुच्छेद 14 और 21 जैसे प्रावधान, वो प्राकृतिक न्याय को संवैधानिक ताकत देते हैं, बेस देते हैं। कोई केस है जो इस कनेक्शन को दिखाता हो? हाँ, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिश्ते पर बात की थी। अच्छा, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या जमीनी हकीकत भी इतनी ही अच्छी है? मतलब क्या ये सिद्धांत हमेशा लागू हो पाते हैं? देखिए, चुनौतियां तो हैं, काफी हैं। कभी कभी सरकारी अफसर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, मनमानी करते हैं। हाँ, ये तो सुनने में आता है। फिर अदालतों में जो देरी होती है, मुकदमों का अंबार लगा है। कहते हैं कि करीब 4.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। अरे बाप रे। अब इतने साल बाद अगर इंसाफ मिले भी, तो क्या वो असल इंसाफ है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात हो जाती है। सही है। फिर भ्रष्टाचार है, और समाज में जो गहरी असमानता है, गरीबी है, उसके कारण बहुत से लोग तो अपने अधिकारों के लिए लड़ ही नहीं पाते। उन तक इन सिद्धांतों का फायदा पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाता। तो चुनौतियां काफी गंभीर हैं। जी। तो अगर हम सार निकालें, तो प्राकृतिक न्याय और कानून का शासन, ये दोनों हमारे संविधान की नींव है। इनका मकसद है निष्पक्षता और कानून आधारित राज। बिल्कुल। और मेनका गांधी, विशाखा, केशवानंद भारती जैसे केस ने इन्हें और मजबूत किया है। ये हमारे लोकतंत्र की जान है। लेकिन जैसा आपने कहा, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सरकारी मनमानी, अदालती देरी, भ्रष्टाचार, असमानता। हाँ, और इसीलिए लगातार कोशिश करते रहने की जरूरत है। सिस्टम में सुधार लाना होगा, अदालती प्रक्रिया तेज करनी होगी, और सबसे जरूरी, लोगों को जागरूक करना होगा अपने अधिकारों के बारे में, ताकि ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में ना रहे, बल्कि असलियत बने। जी, ताकि भारत का लोकतंत्र सिर्फ कानूनी तौर पर ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी सही और निष्पक्ष हो। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, इन इतने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर, खासकर उन लोगों के लिए जो समाज के सबसे कमजोर तबके से आते हैं, उन तक कैसे पहुंचाया जाए? उन्हें और ज्यादा असरदार और सुलभ कैसे बनाया जाए? तेरा मिले जरूर। यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का कठिन है सफर। मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे। IAS, IPS, PDO, CRTC हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूम कुड़िया कहा।